स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। जेकेसीए घोटाले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन का मुद्दा बड़े विवाद में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं फारूक अब्दुल्ला को ईडी की ओर से जारी किए गए नोटिस ने विपक्षी दलों को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो जेकेसीए घोटाले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन का मुद्दा जो है वो काफी गरमा गया है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो लगातार उन्हीं नेताओं को, उन्हीं पार्टियों के नेताओं को निशाना बना रही हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ही केंद्र की एजेंसियों के जरिए नोटिस दिए जा रहे हैं या उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों के नेताओं का। जबकि इस बारे में जो दलील दी जा रही है, बीजेपी का कहना है कि अगर फारूक अब्दुल्ला या कोई भी ऐसा नेता जिन्हें लगता है कि वो इस मामले में बेकसूर हैं, तो वो इस बारे में सहयोग करें एजेंसियों का। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, जो सीनियर लीडर हैं जेकेएनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुजफ्फर साहब, ये समन था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, वो हाजिर नहीं हुए, इसके पीछे क्या वजह है? वजह उन्होंने खुद बता भी दी है कि उनकी सेहत ठीक नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता भी होगा कि पिछले महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं, वो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। 90 ईयर ओल्ड। और ये जितना भी आप ये जो हरास करने का तरीका है, इससे मुझे खाली विपक्ष का नहीं बल्कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनमें भी एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं कि जितने भी अपोजिशन के लीडर वही सब गलत हैं, और जो अपनी पार्टी में हैं, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, उसमें जितने लोग हैं दूध से धुले हैं। कोई एक आदमी जम्मू कश्मीर में मुझे बता दो जो बीजेपी का लीडर हो, जो फार्मर मिनिस्टर भी हो, उसके खिलाफ कभी ईडी ने कोई नोटिस दिया है? कभी सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है? जिसने बीजेपी छोड़ी वो उसको या तो सीबीआई पकड़ेगी या ईडी उसको नोटिस भेजेगी। तो ये हरासमेंट जो है जमहूरियत में अच्छी बात नहीं है जी। ये हमारे जैसे जमहूरी मुल्क में जहां कानून और आइन की बालादस्ती मानी जाती है, वहां अगर इन चीजों का आप इस तरह मिसयूज करेंगे तो इससे लोगों का इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाता है। ईडी एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीबीआई एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है मुल्क की, और कानून की नजरों में भी उस इंस्टीट्यूशन की बड़ी, लेकिन मुजफ्फर साहब, पार्टी फोरम पे या तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से या पार्टी के किसी भी बड़े लीडर की तरफ से, या इवन आप जो अभी कह रहे हैं, आप इस बात को लेके तो इनकार नहीं कर रहे हैं ना। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि जी हमें हरास किया जा रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो नहीं जा रहे। विशाल जी, पहले भी एक बार बुलाया था, फारूक साहब गए भी थे और उनको हरास किया गया था। आज तो चलो उनकी तबीयत खराब है, अगर तबीयत ठीक होती तो आज भी जाते। तो ऐसा नहीं है, कॉपरेट नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ तो कुछ है नहीं है। पिछली बार भी बुलाया, पूरा दिन बाहर बैठा के रखा और 4 घंटे के बाद अंदर बुला के कुछ पूछा भी नहीं। तो अगर इस तरह, ये तो हो गया खामखा में हरास करने के लिए और अपोजिशन वालों को डराने के लिए। अब इसमें जाहिर सी बात है फारूक साहब का बड़ा अहम रोल है, जो इंडिया अलायंस है उसमें इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो उस वजह से ये वो आंख का कांटा बन गए हैं। तो इन चीजों से कोई ना तो फर्क पड़ने वाला है, ना ही पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना लोगों के दिलों में कोई फर्क पड़ने वाला है। आप कितनी देर मेलाइन करोगे और आप कितनी देर ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक पेंट करते रहोगे? क्या आपकी पार्टी में
कोई गलती नहीं हुई, कोई करप्शन नहीं हुई जब आपकी पार्टी सरकार वहां हुकूमत में थी। लेकिन मुजफ्फर साहब, मिनिस्टर्स ने सवाल इस कितने बात बड़े को बड़े लेकर है कि किसी और की तरफ अगर हम इशारा करते हैं या उंगली उठाते हैं कि उसकी पार्टी में या उस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, तो सवाल ये है कि इससे हमारे अंदर की अपनी कमियां दूर तो नहीं हो जाती? या तो हमारे अंदर कुछ ऐसी विशाल कमी है, साहब, मैं ये या नहीं फिर ये कि कहता। हम दूसरे की गलती या कमी की वजह कर अपनी कमी को सही साबित कर रहे हैं। विशाल साहब, दूसरे की कमी की मैं उस नजरिए से नहीं कह रहा हूं। फारूक जी साहब के खिलाफ कोई तो एविडेंस है, ना ही कुछ ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है जी उनका। उनमें उनकी इन्वॉल्व, ही वॉज ए चेयरमैन। चेयरमैन ना तो साइनिंग अथॉरिटी है, ना चेक साइन कर सकते हैं, ना बिल पास कर सकता है। वो एक, मतलब आप समझ लो कि नॉमिनल हेड होता है काउंसिल का, उसका जो काउंसिल होती है। तो उसमें कोई फारूक साहब का रोल नहीं है। मैं जनरली बात करता हूँ कि तमाम अपोजिशन वाले जो हैं उनके लिए ईडी भी है, सीबीआई भी है, जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां आप उनके पीछे लगा देते हो, अगर आप इतने ही दयानतदार हो तो जो अपने मिनिस्टर हैं जरा उनको भी कोई तलब करके देखो। कोई तलब किया आज तक? किसी जी। स्टेट में कोई बीजेपी का लीडर तलब हुआ है ईडी से पूरे मुल्क में? तो इससे इससे क्या लेकिन मैसेज देना लेकिन चाहते एक सवाल ये भी है मुजफ्फर इकबाल साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसके अपने या उसकी जो अलायंस पार्टियां हैं वहां पर ईडी का सामान या मरकजी एजेंसियों के जरिए कोई इस तरह का सामान या नोटिस नहीं जाता है, लेकिन कभी खुलकर, जैसे आप एक अलायंस का हिस्सा भी हैं, इंडी अलायंस का हिस्सा है, तो कभी खुलकर इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद करते, अगर आपको लगता है कि आप अपने मौकफ में विशाल जी? सच हैं? बहुत बार जितने भी, जिस तरह कांग्रेस के जो लीडर हैं, मैं को कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन बहुत बार उन्होंने ये कहा है, एक बार नहीं बार बार कहा है कि आप ये ईडी का जो मिसयूज कर रहे हैं और सीबीआई का जो मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत बात है जमहूरियत में। और ये क्या आप, मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हम जिसको चाहें उसको हरास कर सकते हैं, कोई बेगुनाह भी हो, कुछ भी हो तो? और फिर आपने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस में इतने बड़े बुजुर्ग को आप जी। बुला के उसको हरास कर रहे हो, तो मुजफ्फर जिसकी साहब, मैं सारी आपको थोड़ी देर जिंदगी के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ पुलिस अभिनव शर्मा भी के जुड़ चुके हैं, बावजूद। स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अभिनव जी, फारूक अब्दुल्ला समन था ईडी का, हाजिर नहीं हो पाए, और लेकिन जो जेकेएनसी के कुछ नेता हैं, खुद अभी मुजफ्फर साहब मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि ये दरअसल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जानबूझकर हैरेस करने की कोशिश है मरकजी एजेंसियों के द्वारा। आपका रिएक्शन? देखिए जाम साहब, ऐसा है, मैं जब भी मुजफ्फर इकबाल साहब के साथ किसी प्रोग्राम में आता हूं तो मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूं, डिस्पाइट आवर डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैं सिर्फ इनको ये इतना रिमाइंड करवा दूं कि बीजेपी सेंटर में पावर में आई है 2014 में, राइट? लेकिन अगर ये याद हो इनको, जब ये जुडिशरी में एज ए जज थे, तो मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ और जेकेसीए के जो ट्रेजरर हैं मिस्टर एहसान मिर्जा के खिलाफ 2011 में एक पिटीशन फाइल की थी जेएंडके हाई कोर्ट में कि ये जो जेकेसीए का स्कैम है इसको सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। मतलब बीजेपी के सेंटर में सरकार बनाने से 3 साल पहले की बात है ये। और वो पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल मेरे थ्रू हुई थी, और जब वो पिटीशन पेंडिंग थी, एक पिटीशन श्रीनगर हाई कोर्ट में भी हुई, एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ those writ petitions and prior to the formation of the government at the center by the BJP, the FIR was registered. जी। Let me remind my friend, ये कोई बीजेपी के सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के बाद का एपिसोड नहीं है, ये उससे पहले का है। और मैं इससे पुराना वाकिफ हूं, मैंने ये पिटीशन 2011 में फाइल की थी। तो ये कहना कि ईडी का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन लीडर्स को हरास करने के लिए कर रही है, फैक्चुअली और लीगली इनकरेक्ट है। दूसरी बात, जब भी कोई गुनाह करता है, ईडी अगर उसको समन करती है, सीबीआई उसको समन करती है, या एंटी करप्शन ब्यूरो उसको समन करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल साइट करता हूं, पश्चिम बंगाल में यहां पे फूड स्कैम हुआ, 50,000 करोड़ रुपए की जो यहां पे गफला हुआ है बंगाल में। उसके बाद पेपर लीकेज स्कैम,
रिक्रूटमेंट स्कैम। ठीक है, बात वही हो रही है ना अभिनव शर्मा जी। जो मुजफ्फर साहब है। सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी सेहत अच्छी नहीं है, नहीं हाजिर हो पाए, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ही समझ जाता है? क्या बीजेपी रूल जितने भी स्टेट्स हैं या बीजेपी जो अलायंस पार्टी, क्या उनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसको समन भेजा जा सके? आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने वहां पर इस तरह के घोटाले हुए हैं, पहले जो मामला था तो व्यापक से लेके कुछ और। मैं लगातार फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं लगातार पिछले 15 दिन से फॉलो कर रहा हूं। वो बिल्कुल एक्टिव है मीडिया में, मैं कई प्रोग्राम उनके देख चुका हूं। सिवाय डांस करने के वो हर चीज कर रहे हैं। पहले डांस भी कर रहे थे वो, आज वो मैंने डांस करते नहीं देखा, लेकिन हर जगह उनको देखा। मुजफ्फर साहब आपको जवाब देना है, देखा, मामला पहले का है, 2014 में बीजेपी जब सेंटर में आती उससे पहले का मामला है मुजफ्फर साहब। विशाल साहब, मामला मुझे भी पता है कि एफआईआर सीबीआई नहीं, आप एफआईआर का नंबर देखिए, उसका साल देखिए ना, किस साल की है ये। इन्वेस्टिगेट करके चलान भी पेश हुआ है। नहीं, वो बात अलग है। मुजफ्फर खान साहब, ये कहना कि बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद ये हुआ, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद। तो जब एक एफआईआर लगी है तो फिर ईडी समन क्यों नहीं कर सकती? इन्वेस्टिगेशन तो उसकी होनी है। मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है अभिनव जी। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की ही अगर आप मिसाल ले लें, आप ईमानदारी से ये बताएं कि क्या जो पिछली सरकार रही बीजेपी में, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ जिसमें बीजेपी भी पार्टनर थी, गवर्नमेंट में थी? कोई घोटाला भी नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं हुई, या तो आप कह दें कि बिल्कुल कोई घोटाला नहीं हुआ। कोई एक लीडर मुझे बता दो बीजेपी का पूरे मुल्क में कि जिसको ईडी ने समन किया हो। आप मुझसे पूछ रहे, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, जब ये मैंने पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की थी तब मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। बीजेपी मैंने 2019 में ज्वाइन की। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि क्या किसी बीजेपी के नेता ने कोई घोटाला नहीं किया, तो आपको किसने रोका ऐसी पिटीशन फाइल करने के लिए कि बीजेपी के किसी मंत्री ने या एमएलए ने घोटाला किया है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? आप चुप क्यों रहते हैं? आपके पास तथ्य नहीं होते, आपके पास मेडिकल नहीं होता, आपके पास सिर्फ यही जस्टिफिकेशन होती है कि ईडी जो है वो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को हरास करती है। तो अगर किसी बीजेपी के लीडर ने कुछ गुनाह किया है तो आपको आगे आना चाहिए। आप क्यों पीछे बैठे हैं? क्योंकि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं। हाई कोर्ट में कितनी पिटीशनें चल रही है? हाई कोर्ट में बताइए कोई एक पिटीशन का नाम लीजिए। किसी एक चल रही है। लैंड ग्रैबिंग की पिटीशन जो है वो रोशनी एक्ट के अंडर, एनसी के लीडर भी हैं उसमें, पीडी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सभी पार्टीज के ही हैं रोशनी एक्ट के अंडर। मुझे पता नहीं, मगर जो कहते हैं कि जो बंगला बना है, मैं तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, उस पर कौन सा बंगला हाई कोर्ट में जो चल रही है। अब मुझे छोड़ो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर्सनल। आप नाम लीजिए, मैं बताऊंगा ना, आप नाम लीजिए। जनरली हम तो फारूक अब्दुल्ला का नाम ले रहे हैं, आप अपना नाम लीजिए। सिर्फ एक लीडर बता दें जिसको ईडी ने समन किया हो पूरे जम्मू कश्मीर में, एक बीजेपी का। आप किसी एक लीडर का नाम लीजिए जिसने क्राइम किया हो। आप बीजेपी का कोई एक लीडर का नाम लीजिए जिसने करप्शन की हो। इसका मतलब बीजेपी में किसी ने करप्शन नहीं की? बिल्कुल नहीं की। दूल्हे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब दूध के दूल्हे हैं, बिल्कुल है। वो खराब। अभिनव जी, एक पॉइंट मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि नाम लेना ना लेना वो आपकी मर्जी, आप किसका नाम ले ना लें, लेकिन एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं। आप आसाम की तरफ नजर डाल सकते हैं, आप मध्य प्रदेश की तरफ नजर डाल सकते हैं, आप खुद मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की तरफ नजर डाल सकते हैं, जहां पर जब वो पार्टी बदलने से पहले उनके ऊपर क्या चार्जेस थे, पार्टी बदलने के बाद क्या हाल है, वो सब आपको पता है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो ये अब अगर हाजिर नहीं होते हैं तो इससे क्या मैसेज जाता है, कोई भी हो। और एक ये जो सवाल पूछ रहे हैं अपोजिशन पार्टियां कि बीजेपी में कोई आ चुका है या बीजेपी में कोई है तो उसके ऊपर ये नोटिस क्यों नहीं जाते? कोई अपील कर रहा है कोर्ट में या पुलिस में, वो अलग बात है, कर रहा है कि नहीं करके, मरकजी एजेंसी का जो अपना रोल है उस पर सवाल यहां उठ रहा है। देखिए, ऐसी बात है, अगर किसी लीडर के खिलाफ बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कोई एफआईआर लगी है तो बीजेपी के पास कोई ताकत नहीं है कि अगर ईडी उसको समन करती है तो बीजेपी उसको रोक सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही ऐसा मुमकिन है कानून में कि अगर मुजफ्फर खान साहब या अभिनव शर्मा ने कोई क्राइम किया है, कोई एफआईआर लगी है,
तो उसके बाद हम बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी हमें समन नहीं करती। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मुजफ्फर साहब, असल में दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो एक हुआ? ही आवाज दब जा रही है। मैं थोड़ा सा मुजफ्फर साहब आपको थोड़ा मौका देना चाहूंगा, आप बोले जो आप पॉइंट रेस करें वो रेस करें, ताकि फिर मैं अभिनव जी से उसका रिएक्शन लूं। जी अभिनव जी से मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में जब वो अपने क्या नाम है लीडर साहिबान का, उनका भतीजा जो था जिसके खिलाफ एफआईआर थी सीबीआई में, जब वो बीजेपी में आया तो वो सब कुछ धुल गया था, वो कैसे हुआ फिर? किसने कहा धुल गया है? महाराष्ट्र जब सरकार बनी, आपको किसने कहा धुल गया है? अगर किसी के खिलाफ कहाँ? एफआईआर लगी है तो मनी उसके लॉन्ड्रिंग का खिलाफ अगर चार्जेस है तो ईडी उसको समन करती है। उसके खिलाफ तो सरकारी वकील ने विथड्रॉ किया, मुकदमा ही विथड्रॉ किया हुआ है। कौन सा विथड्रॉ मुकदमा? करने के बाद कौन सा फिर भी वो मुकदमा? डॉक्यूमेंट भी बना सके थे। सर ऐसा है, सरकारी वकील के पास आप जज रहे हैं, जुडिशरी में रहे हैं, आप एक रिनोन्ड और भाई बड़े सरकार ने- सक्सेसफुल लॉयर रहे हैं। वकील कोई मुकदमा विड्रॉ नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर कहे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्जेस सर, प्रूफ नहीं हुए गवर्नमेंट तो की तरफ केस से- क्लोज हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से उसके खिलाफ जो मुकदमा कोर्ट में था वो भी विथड्रॉ हुआ। गवर्नमेंट मुजफ्फर खान जी, मुकदमा आपको पता है क्रिमिनल चलिए, चार्जशीट जब एक बार कोर्ट में बस सबमिट वक्त की कमी रह गई है। वो विड्रॉ नहीं हो बाजरा सकती। चाहूंगा और बातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मुद्दा ये काफी गर्म अब हो गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो इसमें शामिल मौजूद नहीं हो पाए। आज ईडी का समन था। बीजेपी का ये साफ तौर से कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि वो बेकसूर हैं तो उन्हें जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी या ईडी है, उससे सहयोग करना चाहिए। जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं बशमूल कांग्रेस और दीगर, वो कह रही हैं कि दरअसल मरकजी एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। आगे क्या होता है इस पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और खबर। वात पित्त कफ को जो कर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एलएच पर। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर सुक्खू सरकार खुद को असमंजस में पा रही है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के राम मंदिर समारोह में शामिल होने की घोषणा के बाद पार्टी नेतृत्व में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपनी योजना के बारे में पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू को अवगत करा दिया है। मंत्री की उक्त घोषणा ऐसे समय में आई है जब सोनिया गांधी और अन्य पार्टी के जो राष्ट्रीय नेताओं में ने पहले ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल न होने की घोषणा कर दी है। इस बीच इस धार्मिक मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग रुख ने विपक्षी भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है रणवीर, हमारा रिपोर्टर। रणवीर, क्या माना जाए, ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक असमंजस पैदा करेगी पार्टी के लाइन को लेकर के। पार्टी की लाइन आखिर है क्या? पार्टी के जब शीर्ष नेता नहीं जाने का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी के एक मंत्री जो राज्य के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो वहां जाएंगे। देखिए, आज की जो डेवलपमेंट इसमें है, खासकर हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, आज जो एआईसीसी के सचिव हैं अभिषेक दत्त, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा शुरू होनी है 14 जनवरी से, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो है ये सवाल स्पेसिफिक तौर पर ये पूछा गया था। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो जवाब उन्होंने दिया कि कांग्रेस की लाइन इसमें क्लियर है। पार्टी लाइन ये कहती है कि वहाँ पर कोई नेता शामिल नहीं होगा। कोई जाना चाहता है तो वो उसकी निजी राय होगी, व्यक्तिगत उसकी इच्छा होगी। और इसको लेकर ये भी अभिषेक दत्त ने कहा, जो एआईसीसी के सचिव हैं, कि वो जब जिस मंदिर में जाते हैं तो वो किसी को बताकर नहीं जाते या भगवान से जो है पहले निमंत्रण प्राप्त नहीं करते। और जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बहुत क्लियर है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस और भाजपा के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा जो है उनके पास जो है किसी को इस प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने का कोई अधिकार नहीं है। और ये अर्धनिर्मित ये मंदिर है, ये बात है। रही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात, तो देखिए विक्रमादित्य सिंह
आज से नहीं, बहुत पहले से सनातन धर्म की जहां तक बात आती है, जी। हिंदू धर्म की बात आती है, तो वो लंबे समय से उनका एक स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है। वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ, हिंदू के मुद्दे के साथ, सनातनी होने पर जो विवाद होता है जी। उस पर वो खुले तौर पर समर्थन में दिखते हैं। जी। और उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये पार्टी की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी। और ये भी आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि उनके जो पिताजी थे वीरभद्र सिंह, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जी। उनका जो स्टैंड है हिंदुत्व को लेकर वो बहुत पहले से क्लियर रहा है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी राम मंदिर निर्माण के लिए भी राशि दी थी। तो पूरी तरह से ये विक्रमादित्य कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से उनका निजी तौर पर फैसला है, पार्टी से इससे कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर इसमें शामिल होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो अगर इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वो कैसे जो है खुद को इससे अलग कर पाएंगे, ये बड़ी स्थिति है। ये देखना अभी बाकी है कि क्या पार्टी के आला नेताओं की तरफ से उन्हें कुछ कहा जाता है या फिर वो पार्टी से जो है परमिशन यहाँ पर मांगेंगे। हालांकि आज जो पार्टी लाइन का जिक्र जो कांग्रेस पार्टी के जो एआईसीसी के सचिव है, उन्होंने ये एक रेखा खींचने की कोशिश की। डायरेक्ट तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इतना इशारा जरूर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को भी वहां जाने या ना जाने से रोका नहीं है। लेकिन पार्टी का जहां तक मत है, पार्टी का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। जी जी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये तय करता है कि वो उसमें शामिल नहीं होगा, और कारण भी साफ तौर से है कि ये जो एक धार्मिक जो एक कार्यक्रम है उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है, और जैसा आपने खुद ही बताया कि बीजेपी या आरएसएस जो है इसे अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, जैसा आपका कहना है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये कि क्या विक्रमादित्य सिंह के इस घोषणा से सीएम सुक्खू खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे? क्या ये संदेश जो शीर्ष नेतृत्व से आ रहा है, क्या उसमें इस बात की इजाजत होगी कि वो जा पाए? देखिए, ये सवाल थोड़ा कठिन है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या सोचते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई प्रतिक्रिया आई है। हालांकि समय अभी बहुत है 22 जनवरी के लिए। जो जहां तक हमारी जानकारी है, विक्रमादित्य सिंह का जो टेंटेटिव टूर प्रोग्राम है वो निर्धारित हो चुका है। वो यहाँ शिमला से चंडीगढ़ के लिए 20 जनवरी को जाएंगे। 21 तारीख को वो जो है चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ से वो बाय रोड जो है अयोध्या जाएंगे और 22 जनवरी को वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विक्रमादित्य सिंह सीधे तौर पर ये कहते हैं, भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लेते हैं कि राम मंदिर का इस्तेमाल जो है राजनीति के लिए किया जा रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये हथकंडा जो है अपनाया जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। पोलराइजेशन की बात जो है लगातार विक्रमादित्य सिंह भी काफी समय से कह रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार के लिए किस तरह की स्थिति है ये अभी देखने वाली बात है, और कुछ दिनों में शायद स्थिति और साफ हो जाएगी। शायद ये भी हो सकता है कि विक्रमादित्य सिंह जो है इस मुद्दे पर पार्टी आला कमान से बात करें, उनसे जो है कोई परमिशन ली जाए। लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से पार्टी की लाइन तो सीधे तौर पर तय है। एक लकीर कांग्रेस ने जो है वो खींच ली है पार्टी के तौर पर। अब व्यक्तिगत तौर पर कौन जाता है, ये तो मंत्री हैं, क्या इन्हें इजाजत दी जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक इस राम मंदिर की बात है तो सीधे तौर पर विक्रमादित्य सिंह जो है आज से नहीं, काफी समय से जब वो राजनीति में है, समय समय पर वो जो है इसकी वकालत करते हुए दिखते हैं और अपने पिता पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम लेना नहीं भूलते। और यहाँ पर स्थिति जरूर जो है कांग्रेस सरकार के लिए भी थोड़ी सी ये बनी हुई है। बाकी कोई मंत्री जा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री को निमंत्रण की भी अभी कोई सूचना नहीं है कि उन्हें अभी तक निमंत्रण मिला है या मिलेगा या मिलेगा भी नहीं, ये भी स्थिति जो है अभी
तय नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। बिल्कुल। इसमें जो कांग्रेस में जो असमंजस की स्थिति है जी। वो शायद कुछ दिनों में साफ हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही महासंग्राम 2024 के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश